हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे और आलस को मारकर गोली भगा दिया होगा। बताओ जल्दी, कोई आलस में तो नहीं डूबा है? नहीं डूबना है, हमेशा रहना है एकाग्रचित और स्वस्थ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और ये मैं हमेशा आपसे इसलिए कहती हूं क्योंकि बार बार जिन हम बातों को सुनते हैं, है ना, जो भी बातें हमारे मस्तिष्क में बार बार सुनाई देती हैं हमारे कानों के द्वारा, तो वो बातें हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छे से जकड़ कर रख लेता है, जिससे कि वो हमेशा के लिए फिट रह जाती हैं और हम उन बातों को अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, डेली रूटीन में वो शामिल हो जाती हैं, जिससे वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और हम अपने कार्यों को भली भांति करते रहते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखना है, नियमित दिनचर्या का पालन करना है, काम को बिल्कुल सही समय पर पूरा करना है, खेल कूद मौज मस्ती टीवी गेम सब कुछ करना है, सारा कुछ करना है, क्योंकि ये जो जीवन है आपका विद्यार्थी जीवन काल बहुत महत्वपूर्ण काल है। साथ ही साथ ये जो बचपना है आपका, बचपना ही है, क्योंकि अभी आप जिस काल से गुजर रहे हैं वो काल दोबारा लौट कर नहीं आएगा। किसी के भी जीवन में बीता हुआ काल या बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। हमें हर समय, हर पल, हर एक क्षण का बहुत अच्छे से यूज करना होता है, सदुपयोग करना होता है, क्योंकि एक एक पल को हम खुशी के साथ जिएंगे तो वो अच्छी अच्छी यादें रहेंगी और बहुत अच्छे से हम उस जीवन में अपने कार्यों को भी कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो देता है कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री 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 प्रोवाइड किए जाते हैं, किए जा रहे हैं, किए जाते रहेंगे। इसलिए आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिएगा, वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तिका, जो कि आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका है। जैसे अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री रीडर रहती है, वैसे ही हमारी हिंदी में है पूरक पाठ्य पुस्तिका वर्णिका। हम शुरू कर ही चुके हैं, तो इसका जो पाठ 2 है वो हम शुरू कर चुके हैं। नाम है ढहते विश्वास, लिखा है लेखक सातकोड़ी होता जी ने। इस पाठ में हमने बाढ़ की भयंकरता, बाढ़ की भीषणता और बाढ़ की भयानकता का वर्णन किया है। देख चुके हैं हम कि किस तरह से लक्ष्मी अपने छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण करती है। पति गांव से दूर विदेश में जाकर नौकरी करता है और वहां से कुछ पैसे वैसे भेज देता है, परंतु जब बाढ़ आई तो किस तरह से बांध टूटने पर गांव की हालत तहस नहस हो गई। पूरा गांव बाढ़ की काल बन गया या बाढ़ की गोद में समा गया। लक्ष्मी रोती बिलखती अपने छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ रही थी। सबसे छोटा उसका बच्चा था 1 साल का। और ये भी हमने देखा कि जब लक्ष्मी बेहोश हो गई, कहीं ऐसे जो भयंकर सी हालात थे, उसका बेटा उसकी गोद से जा चुका था। वो ढूंढ रही थी अपने बेटे को, लेकिन वो बेटा नहीं मिला। तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन बेटे को कहीं ना पाकर वो बहुत रोने लगी। पेड़ पर, किसी पेड़ पर उसने देखा कि किसी छोटे से बच्चे का शव लटका हुआ है, तो उसने उसी शव को उठाया और अपने आप से चिपका लिया, अपने सीने से लगा लिया, जबकि वो उसके बेटे का शव नहीं था। यहां पर लेखक ने यही ढहते विश्वास कहा ना, कि अब वो जो लोग थे वहां के पूरी तरह से डरे हुए थे और अपनी जो देवी थी, इष्ट देवी, उनको पुकार रहे थे और कहीं ना कहीं कोई भी उनकी पुकार नहीं सुन रहा था। इसलिए लेखक ने इस चैप्टर का नाम लिखा है ढहते विश्वास, मतलब विश्वासों का हनन या विश्वास का कम हो जाना, कि आखिर क्यों नहीं है वो परमात्मा जिसे हम पुकार रहे हैं, या कोई क्यों नहीं आ रहा है हमारी सहायता के लिए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या गरीब होना ये हमारी ही किस्मत है, या हमारे कारण हम गरीब हैं, या ये जो विषमताएं बनाई हैं वो समाज में किसके द्वारा निर्मित है? बहुत सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए रहते हैं उनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का अर्थ समझ में आ सके। और जब प्रश्न का अर्थ समझ में आता है तो उत्तर हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी कौन थी? इस कहानी की या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रमुख पात्र लक्ष्मी ही है। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण
कलकत्ता में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से, राशि समझते हो ना, थोड़ी सी पैसे, तो जब उसका पति थोड़ा सा धन उसको भेजता था तो उससे वो घर गृहस्थी का काम चलाती थी, लेकिन पूरी तरह से उस घर गृहस्थी का काम नहीं चलता था। इसलिए लक्ष्मी को भी तहसीलदार साहब के घर पर जाकर कोई छोटे मोटे काम करने होते थे। इस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रही थी। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है, ठीक है, छोटी सी जमीन है उसके पास। किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई है। वर्षा नहीं होने से अंकुर जल गए तो कहीं कहीं धान सूख गई। एक तरफ लक्ष्मी ने सूखा, सूखा समझते हो ना, पूरी तरह से पानी की एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही मच जाती है। जीव जंतु प्राणी जगत फसल सब के सब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। तो सूखा पड़ गया तो उसकी जो धान की खेती थी, जो अंकुर थे, जो छोटे छोटे अंकुर समझते हैं ना, बीज में से जब बिल्कुल निकलता ही है, तो वो अंकुर थे वो पूरी तरह से धूप में जल गए। मतलब धान की खेती भी उसकी बर्बाद चली गई, सूखा पड़ा। ठीक है, एक तरफ सूखा तो दूसरी तरफ लगातार वर्षा से लक्ष्मी का हृदय कांप उठता है। उसे बाढ़ का भयावह दृश्य नजर आने लगता है। एक तरफ उसने सूखा का सामना किया तो दूसरी तरफ कुछ समय बाद जब बरसात होने वाली थी तो गांव में बड़ी अच्छी लहर आ गई कि चलो बरसात होने वाली है। लेकिन बरसात इतनी हुई कि उसने बाढ़ का प्रचंड रूप धारण कर लिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। ना केवल बाढ़ बल्कि सूखा, या ना केवल सूखा बल्कि बाढ़, दोनों ही तरीके से उड़ीसा का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा है। पूरी तरह से झुलस चुका था कि ना तो अब वो क्या करे, कभी सूखा तो कभी बाढ़। ऐसे में वहाँ का जनजीवन, वहाँ के जीव जंतु, या फिर सबसे पहले यदि मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य भी अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगे। अब प्रश्न ये भी आता है कि वो क्यों दूसरी जगह जाकर नहीं बस गए, जबकि उनको पता था कि यहाँ के हालात ऐसे हैं। भाई, दूसरी जगह जाकर बसने के लिए भी तो धन चाहिए, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था जिससे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करें या विस्थापन करें, है ना, अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। तो ऐसे बड़े मुश्किल से या मुसीबतों से जो भी जिस भी सिचुएशन का सामना कर रहा होता है वही जानता है कि वो किस तरह से उस समस्या का सामना कर रहा है। बाकी लोग देखने वाले, विचार अपने अपने व्यक्त करने वाले कई होते हैं जो कहते हैं अरे इनको ऐसा करना चाहिए, इनको वैसा करना चाहिए। लेकिन फिर वही कहावत याद आ जाती है कि जाके पाँव ना पड़े बीमारी, वो का जाने पीर पर आई। जिसको चोट लगती है दर्द उसे ही हो सकता है या होता है, दूसरे तो सिर्फ अनुमान लगाते। ठीक उसी तरह से उड़ीसा के लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए, सूखा भी आया, बाढ़ भी आई, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उड़ीसा का भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है कि वहां प्रायः मतलब समझते हो ना, हमेशा जैसा ही बाढ़ और सूखा के प्रकोप होते ही रहते हैं। मतलब ये जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो वहाँ आते ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है, भौगोलिक जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है। प्रकृति की विकरालता शायद उड़ीसा के लिए ही होता है। प्रकृति जब जब भी अपना विकराल रूप धारण करती है तो शायद उड़ीसा को अपने काल का ग्रास बनाने के लिए ही होती है। प्रस्तुत कहानी सूखा और बाढ़ दोनों का सजीवात्मक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत कहानी में देवी नई के तट पर बसा हुआ एक गांव, जहां कुछ दिन पहले अनावृष्टि के कारण खेतों में लगी हुई फसलें जल भुन गई थीं। अनावृष्टि समझते हो ना, अनावृष्टि मीन्स सूखा, अतिवृष्टि मीन्स बाढ़। तो कुछ दिन पहले अनावृष्टि मीन्स सूखा के कारण खेतों में लगी हुई फसल सारी जल गई, सारी भुन गई, बीज अंकुरित हुए, लेकिन धूप और इतनी आग बरसी कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ जल गया। पानी की एक एक बूंद के लिए सब तरसते गए। हताश और विवश ग्रामीण आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित थे कि अचानक अतिवृष्टि होने लगी। लो अब देखो, अनावृष्टि थी, अनावृष्टि से लोग चिंतित थे कि क्या होगा, कैसे हमारा जनजीवन चलेगा। फिर क्या हुआ कि अचानक अतिवृष्टि शुरू हो गई।
बाढ़ की भयंकरता का सामना करना पड़ा बेचारों को। लोगों की आशंकाएं बढ़ गईं कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। अब जब अतिवृष्टि हुई, बारिश अधिक होने लगी, तो लोगों के मन में ये होने लगा कि लगता है अब बाढ़ आएगी, कहीं बाढ़ ना आ जाए। बाढ़ आएगी तो हम क्या करेंगे, कैसे अपने बच्चे या अपने आप को संभालेंगे, ये सारी चिंताएं आ गई। नदी का उत्थान बढ़ता जा रहा था, नदी का जो लेवल था वाटर का, पानी का, वो बढ़ता जा रहा था। ग्रामीण बांध टूटे नहीं, इसके लिए रात दिन उसकी मरम्मत करने में लग जाते हैं। अब जो भी बांध बने थे, बांध समझते हो ना, डैम, ठीक है, बांध कहते हैं उनको, कि जो भी ग्रामीण आपस में जो डैम बने हुए थे, बांध बने हुए थे, सभी ग्रामीण जन उनकी मरम्मत करने में लग गए कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो, अधिक बरसात के कारण डैम टूट जाए या बांध टूट जाए। लेकिन हुआ क्या, यही हुआ। उन ग्रामीणों के लिए यह पहली बाढ़ नहीं है, अर्थात वो तो इस तरह की समस्या का सामना करते रहते हैं। वृद्ध लोग पुराने दृश्यों को याद कर सशंकित हो उठते हैं। वृद्ध लोग जो हैं वो पुरानी बातों को याद करके कांप जाते हैं, संशय से भर जाते हैं कि हाँ, बाढ़ आई थी जब ऐसा हुआ था, जब हम छोटे छोटे थे जब बाढ़ आई थी, या जब हम युवा थे जब बाढ़ आई थी, या जब कुछ समय पहले जब बाढ़ आई थी। तो वो अपने विचारों में पूरी तरह से डर जाते हैं, आशंकित भी हो जाते हैं, सशंकित भी हो जाते हैं कि अब क्या होगा। नदी का प्रभाव बढ़ता जाता है और बांध टूट जाता है। जिस बांध की मरम्मत की गई थी, ग्रामीणों द्वारा जिस बांध की मरम्मत की गई थी, दिन रात वो उसमें लगे रहे थे, आखिरकार क्या हुआ, बाढ़ आ जाने से वो बांध टूट गया, चारों तरफ पानी फैल जाता है। अब जब बांध टूटा, डैम टूटा, तो चारों तरफ पानी कहीं भी जाएगा अपने वेग से, अपनी स्पीड से। लोग ऊंचे स्थान पर आश्रय लेते हैं। जब कभी भी बाढ़ आती है तो लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों को ढूंढते हैं, ठीक है। लोग जीवन मौत से जूझने लगते हैं। उस क्षेत्र के लोग बाढ़ और सूखा से परिचित हो गए हैं कि मतलब अनुभव कह सकते हैं, लेकिन वो खतरनाक वाला अनुभव। धीरे धीरे बाढ़ समाप्त हो जाती है, किंतु उसकी त्रासदी का दंश उन्हें आज भी सहना पड़ता है। त्रासदी का दंश, ट्रेजेडी, त्रासदी अंग्रेजी में ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। तो वो भोग चुके हैं, वो जो खतरनाक से प्राकृतिक प्रकोप का उन्होंने सामना किया है, उसका दंश मतलब उसकी भयंकरता, उसका याद या उसकी यादें, जो किसी ने अपने माओ ने अपनी गोद से बच्चे खो दिए, है ना, पत्नी ने पति खो दिए, पति ने पत्नी, मतलब कई ऐसे दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं जो वो जीवन भर भूल नहीं पाते हैं। यही बताया है इसमें। अगला प्रश्न है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। यदि मैं आपसे कहूं कि बाढ़ पर एक अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद समझते हो, आर्टिकल। यदि मैं कहूं कि बताओ बाढ़ किसे कहते हैं, आप लोग लिखकर बताइए, तो आप क्या लिखोगे कि बाढ़ शब्द सुनते ही क्या लगता है आपको कि क्या है? बाढ़ मतलब प्राकृतिक प्रकोप या प्रकृति का भयंकर रूप या प्रकृति का विराट रूप। जब प्रकृति अपने क्रोध में आ जाती है तो कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, कहीं आंधी तो कहीं तूफान, ऐसे चलने लगते हैं। तो अभी यहाँ पर बाढ़ का पूछा गया तो हम बाढ़ का देखेंगे, ठीक है। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनो, समझो। बाढ़ शब्द सुनते ही मन मस्तिष्क में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। कौन कौन से प्रश्न? त्रासदी का ऐसा तांडव, त्रासदी का ऐसा तांडव, तांडव समझते हो, शिव तांडव। जब श्री महाकाल जब क्रोधित में होते हैं तो वो तीसरा नेत्र खोलकर और नटराज का रूप धारण कर लेते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। तो इस त्रासदी का ऐसा तांडव जो जीव जगत को तबाह कर दे, बाढ़, ठीक है। उड़ीसा जैसा प्रदेश प्रायः बाढ़ और सूखा से ग्रस्त होता रहा है। प्रस्तुत कहानी में आए हुए बाढ़ का चित्रण बड़ा ही त्रासदीपूर्ण है। देवी नदी के किनारे स्थित लक्ष्मी का गांव प्रायः बाढ़ की चपेट में आ जाता है। लक्ष्मी कौन? इस कहानी की प्रमुख पात्र। लगातार वर्षा होने से लक्ष्मी को अंदर से झकझोर देता है, क्योंकि एक तरफ तो सूखा था, तो उसकी जो 1 बीघा की खेती थी जैसे तैसे करके उसने धान की रोपाई करवाई थी, लेकिन सूखा के कारण धान के सभी पेड़ जल गए, मतलब पौधे।
और दूसरी तरफ लगातार वर्षा होने से लक्ष्मी अंदर से पूरी तरह से बुझ जाती है। पति परदेश में है, इकलौती, एक स्त्री, 3-3 बच्चे, घर गृहस्थी, खेत, उनको संभालना, सब की जिम्मेदारी उसके कंधों पर पड़ जाती है। तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, अंदर से उसे झकझोर देती है। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए हैं। मतलब इतनी खतरनाक बाढ़ आई कि जो भी हंसी किलकारियां सब कुछ बाढ़ में बहा ले गई बाढ़। दलेई बांध टूटने से नदी का पानी सर्वत्र फैल गया। जो भी वहां बांध था वो टूट गया। चारों तरफ चीत्कार सुनाई पड़ती हैं, हाहाकार मच जाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। मतलब हे प्रभु, ऐसी स्थिति कभी ना आए। प्राकृतिक प्रकोपों से हमें बचना होगा, इसके लिए हमें प्रकृति की रक्षा और सुरक्षा करनी होगी। लक्ष्मी के मन में अच्छे बुरे ख्याल आने लगते हैं। पति की अनुपस्थिति उसे खटकने लगती है कि काश पति पास में होता तो देख रेख परवरिश सब कुछ बहुत अच्छे से हो सकती थी, लेकिन वो भी मजबूर था। गांव में कोई कार्य नहीं था, इसलिए उसे कलकत्ता नौकरी करने जाना पड़ा था और वहां से कुछ धनराशि अपनी पत्नी को भेज देता था। लोग ऊंची जगहों पर शरण पाने के लिए बेतहाशा दौड़ पड़ते हैं। जहां जहां भी ऊंची जगह दिखती है, बेतहाशा मतलब बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचे स्थानों पर जाने लगते हैं। लक्ष्मी अपने बेटे की प्रतीक्षा में बिछड़ जाती है। समझ में आया? बिछड़ जाती है मतलब अलग हो जाती है अपने परिवार से। किसी तरह अपने बच्चों को लेकर वह दौड़ पड़ती है। धारा में उसके पैर उखड़ा जाते हैं। बरगद की जटा पकड़कर किसी तरह वह पेड़ पर चढ़ जाती है। देखते देखते बरगद का पेड़ भी डूबने लगता है। उसने सोचा कि मैं सेफ हो जाऊं, तो उसने बरगद की जटाएं रहती है ना, उनको पकड़कर वो बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। लेकिन देखते ही देखते बरगद का पेड़ भी डूबने लगा। लक्ष्मी अपनी साड़ी के आधे भाग से कमर को बांध लेती है। वह कुछ ही समय में अचेत हो जाती है। अचेत का अर्थ होता है बेहोश। टीले पर चढ़े हुए लोग अपने परिचितों को ढूंढ रहे थे। कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता था। देखो, नहीं सहायता नहीं कर रहा था और नहीं कर सकता था, दोनों अलग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई किसी की सहायता नहीं कर रहा था, लेकिन कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी कि लोग अपने आप को ही तो बचा लें, अपने आप के साथ अपने परिजनों या परिवारजनों को ही तो बचा लें। इसलिए कोई किसी की सहायता कर ही नहीं सकता था। लाश की तरह एक जगह टिकी हुई लक्ष्मी को सहसा होश आया। सहसा मीन्स जब अचानक से उसको होश आया तो वह अपने छोटे बेटे को ढूंढती है और हिम्मत हार चुकी वह अनायास पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोड़ में फंसे एक छोटे बच्चे को उठा लेती है। उसी बरगद की पेड़ में एक छोटा सा शाखा मीन्स डालियां, प्रशाखा मीन्स डाली से भी और डालियां निकल जाती हैं, तो उसमें एक छोटे से बच्चे के शव को वो उठा लेती है। वह उसका बेटा नहीं है, उसका शरीर फूला हुआ है, फिर भी वह उस नन्हे से बच्चे को अपने स्तन से सटा लेती है। वो उसका बेटा नहीं था पूरी तरह से, मतलब वो मर चुका था, पानी से उसका शरीर फूल चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने सीने से उसको लगा लेती है। ये है इस कहानी की हकीकत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। कहानी का शीर्षक है ढहते विश्वास। अब जो कहानी का शीर्षक है ढहते विश्वास, क्या ये सही है? क्या इसका और कोई शीर्षक या टाइटल आप सुझा सकते हो? तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि इस पाठ में जो ढहते विश्वास शीर्षक दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, क्या आप इसके स्थान पर कोई दूसरा शीर्षक दे सकते हो, या आपको लगता है कि नहीं यही शीर्षक बेस्ट है? बताना जरूर, ठीक है। रचना भाव का मुख्य द्वार शीर्षक होता है। जो भी टाइटल होता है, जो भी शीर्षक होता है, उस शीर्षक को पढ़कर यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस कहानी में क्या होगा, ठीक है। तो ये उसका मुख्य प्रवेश द्वार होता है। शीर्षक रचना की रुझान एवं व्यापकता को परिलक्षित करता है कि किस तरह का ये होगा पाठ। शीर्षक का चयन रचनाकार मुख्यतः घटना, पात्र, घटना स्थल, उद्देश्य एवं मुख्य विचार बिंदु के आधार पर करता है।
विद्वानों के अनुसार शीर्षक की सफलता, औचित्य ये एवं मुख्य विचार, सार्थकता, उसकी लघुता, सटीकता, मुख्य विचार और भाव व्यंजना पर करती हैं। मतलब जो भी रचनाकार होते हैं टाइटल का चयन कैसे करते हैं, टाइटल का सिलेक्शन कैसे करते हैं कि ये जो मैं टाइटल दे रहा हूं या दे रही हूं, तो इस टाइटल के द्वारा क्या इस पूरी स्टोरी को परिभाषित किया जा सकता है? क्या कोई भी टाइटल पढ़कर अनुमान लगा सकता है कि इस कहानी में क्या होगा, इस कहानी में क्या घटना होगी, किसकी कहानी होगी? तो बहुत सारी बातों को जो भी लेखक या रचयिता रहते हैं, रचनाकार, उन्हें सोचना पड़ता है, उसके बाद वो शीर्षक देते हैं। आलोच्य कहानी का शीर्षक इस कहानी के मुख्य चरित्र से जुड़ा है। पूरी कहानी पर लक्ष्मी का व्यक्तित्व और कृतित्व छाया छितराया हुआ है। मतलब इस चैप्टर में पूरी तरह से लक्ष्मी के घर परिवार, लक्ष्मी की स्थिति, उसकी मतलब मजबूरी, बहुत सारी बातें, मतलब ये सारा जो चैप्टर है वो लक्ष्मी के इर्द गिर्द घूमता है, लक्ष्मी के आसपास घूमता है। मेहनत करने वाली लक्ष्मी पति से दूर रहकर भी अपना भरण पोषण कर लेती है। पति द्वारा भेजे गए राशि से उसका घर खर्च नहीं चलता, इसलिए वह तहसीलदार साहब के घर में अपने काम कर अपने बेटा बेटी का पालन पोषण करती है। देवी नदी के किनारे स्थित उसका घर पानी के प्रकोप का हिस्सा है। देवी नदी के किनारे, ठीक है, उसी नदी के किनारे बेचारी का छोटा सा कच्चा घर बना हुआ था, जो कि प्राकृतिक प्रकोप का सबसे पहले उस चपेट में आ जाता है। कभी बाढ़ तो कभी सूखा से त्रस्त वह मातृत्व का अक्षरशः पालन करती है। लगातार वर्षा होने से उसका आत्मविश्वास ढहने लगता है। ठीक है, आत्मविश्वास ढहने लगता है। टाइटल याद कीजिए, ढहते विश्वास। आत्मविश्वास समझते हो? ढहना मतलब कम हो जाना, धीरे 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 खत्म जैसा हो जाना। जिस परमात्मा पर आशा रखती थी, जिस परमात्मा पर श्रद्धा रखती थी, जिस हिम्मत के साथ वो कार्य करती थी, पति परदेश में रहता था, 3-3 बच्चों का पालन पोषण करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब सूखा आया, बाढ़ आया, लगातार ऐसी स्थिति बनने के कारण उसका आत्मविश्वास धीरे 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 ढहने लगा, मतलब कम होने लगा। बीती हुई बातें उसे याद आने लगती हैं। बाढ़ की त्रासदी आज भी उसके मानस पटल पर अंकित हो उठे आभास होने लगती है। अंकित मतलब कभी कभी ऐसी कुछ यादें रहती है ना जो हम कभी भूल ही नहीं पाते हैं, कभी नहीं भूल पाते हैं, कभी नहीं भुला पाते। मानस पटल मतलब होता है मस्तिष्क, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी स्मृतियां, स्मृति मीन्स यादें, मानस पटल पर कोई बात ऐसी अंकित हो जाती है, पूरी तरह से छप जाती है कि वो हम चाह कर भी नहीं भुला सकते। शायद पुनः बाढ़ का प्रकोप ना हो जाए, वह नदी से दुआ मांगती है, किंतु नदी की निष्ठुरता अपने आगोश में ले लेती है। टीले पर जाने की होड़ में वह सब कुछ खो देती है। क्यों? अब होड़ कहें या मजबूरी कहें, टीले पर पहुंचना था क्योंकि टीले पर ही बाढ़ का पानी नहीं जा रहा था। तो इस स्थिति में वह क्या कर देती है? सब कुछ खो देती है। बरगद के पेड़ पर आश्रय तो पा लेती है, किंतु उसका छोटा बेटा प्रवाह में, बाढ़ में बह जाता है। वह अपने बेटे को नहीं बचा पाती। क्यों? क्योंकि वो बाढ़ का पानी इतना तेज था कि कब उसकी गोद से उसका छोटा बच्चा बह गया, वो स्वयं भी अचेत हो गई, बेहोश हो गई और अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। पेड़ की शाखा में फंसा हुआ एक छोटा सा बालक को वो अपना दूध पिलाने लगती है, जबकि वो बालक मृत बालक था, मर चुका था, शव था। वो छोटे से बच्चे, उसको लगा कि वो छोटा सा बच्चा उसका ही बेटा है, तो उस बरगद के पेड़ पर फंसे हुए उस छोटे से बच्चे को उसने अपनी गोद में लिया, जबकि वो मर चुका था, उसका शरीर फूला हुआ था पानी से, और वो अपने सीने से चिपका लेती है, अपना दूध पिलाने लगती है उसको। तो यही बताया है इसमें, और ये शीर्षक। किंतु उसका आत्मविश्वास तो डगमगा जाता है ना। जो आत्मविश्वास था, जो पूरे कॉन्फिडेंटली वो काम करती थी, अपने घर परिवार बच्चों की देखरेख करती थी, आस्था थी, लेकिन वो पूरी तरह से उसका विश्वास डगमगा जाता है पूरी तरह से। कथाकार ने कथानक के माध्यम से कहानी के तत्वों को सुंदर रूप से नियोजित किया है।
बाढ़ आने के भय से लक्ष्मी एवं उस गांव के लोगों का जैसे आत्मविश्वास ही खो जाता है कि अब क्या किया जाए। शायद लेखक का मन भी बैठ गया है। अतः उपर्युक्त दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक और समीचीन है, सही भी है, और पूरी कहानी के इर्द गिर्द यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं यही है कि हाँ, उसका विश्वास ढहने लगता है। यदि आपको लगता है कि कहानी का कोई दूसरा शीर्षक भी हो सकता है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि मान लीजिए ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि क्या ये शीर्षक उचित है। यदि आप इसके स्थान पर कोई दूसरा शीर्षक देना चाहते हैं तो वो क्या होगा और क्यों देना चाहते हैं, तो ये भी आप हमेशा तैयार रहना। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। लक्ष्मी का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कैसी थी? क्या लक्ष्मी सिर्फ घरेलू महिला थी? क्या लक्ष्मी सिर्फ घरेलू कामकाज करती थी, अपने पति के पैसों से घर चलाती थी, या वो कर्मठ महिला थी, मेहनती महिला थी, साहसी महिला थी, निडर महिला थी, है ना? लक्ष्मी प्रस्तुत कहानी की प्रधान नायिका है। प्रधान मतलब मेन, प्रमुख, एकदम। नायिका मतलब हीरोइन। वह इस कहानी का केंद्रीय चरित्र है, पूरा केंद्र बिंदु है, मेन मुख्य पात्र है। एक नारी का जो स्वरूप होता है वह इस कहानी में देखने को मिलता है। जीवन रूपी रथ का एक चक्र होने वाली पत्नी की भंगिमा का लक्ष्मी प्रतिनिधित्व करती है। पति के बाहर रहने पर भी वह घर गृहस्थी का बोझ अपने सिर पर ले लेती है। पति द्वारा प्राप्त राशि से जब घर का खर्च नहीं चलता तो वो स्वयं भी तहसीलदार साहब के यहाँ जाकर कुछ छोटे मोटे कार्य करके कुछ इनकम मतलब कमाई करती है और उससे अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। पहले सूखा फिर बाढ़ के भय से लक्ष्मी पूरी तरह से सशंकित हो जाती है, पूरी तरह से टूट सी जाती है कि अब क्या किया जाए। उसे अपने पति की कमी खलती है और वो पूरी तरह से जैसे बोझिल सी हो गई। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। विधि के विधान को कौन टाल सकता है? लक्ष्मी को जिस बात का भय था उसके सामने वही हो गया। अर्थात उसको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो, जब सूखा हो रहा था या सूखा पूरी तरह से सूखा पड़ गया था तो उसने, जब कहते ना हे प्रभु बारिश हो जाए या बरसात होने लगे गर्मी से, अब जब बरसात स्टार्ट हुई और बरसात जब थमने का नाम नहीं ले रही तो कहीं ना कहीं मन में आशंकाएं आने लगती है, मन में डर बैठने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी बाढ़ का रूप ले ले। और उसकी जो आशंकाएं थी, जिसका उसे डर था, वही हो गया और बाढ़ पूरी तरह से आ गई। बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल गया। जो बांध था, जो डैम था गांव का, उसकी मरम्मत भी लोगों ने शुरू से ही करनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब बाढ़ ने अपनी भयंकरता धारण की, जब बाढ़ ने अपना प्रचंड रूप धारण किया, तो वो बांध भी टूट गया और पानी अपने वेग से, अपनी स्पीड से चारों तरफ भर गया। लोग ऊंचे टीले पर दौड़ने लगे। टीले पर बाढ़ का पानी नहीं जा पाता तो सब लोग उस टीले पर जाने लगे। लक्ष्मी भी अपने बेटा बेटी लेकर जैसे तैसे दौड़ पड़ती है। अब 3-3 बच्चे हैं, बेचारी एक है, किसको संभाले, क्या करे वो? लेकिन फिर भी वो जाती है टीले की तरफ। प्रवाह में उसके पैर उखड़ जाते हैं, मतलब जैसे जैसे वो दौड़ रही थी तो बढ़ रही थी आगे की तरफ, लेकिन पानी के प्रवाह ने उसके पैरों को उखाड़ दिया, मतलब उसके पैरों को पीछे धक्का दे दिया, है ना। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती है, किसी तरह बरगद के पेड़ पर आश्रय पा लेती है। उसका छोटा बेटा प्रवाह में बह जाता है, बाढ़ में बह जाता है, किंतु एक अन्य छोटे से बालक को अपना दूध पिलाती है। मातृत्व उसका उमड़ जाता है। उसको लगता है, क्योंकि एक तो वो अचेत सी थी, बेहोश सी स्थिति में थी, वो नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो सिर्फ चिल्लाए जा रही थी मेरा बच्चा कहाँ है। तो उसको लगा कि यही जो बरगद के पेड़ पर लटका हुआ था, जो कि मर चुका था बच्चा, उसको लगा कि यही मेरा बेटा है। तो उसने अपनी छाती से लगा लिया और अपना दूध पिलाती है वो, और उसकी मातृत्व भावना यहाँ पर उमड़ जाती है। अगला प्रश्न, बिहार का जनजीवन। जी हाँ, आपकी बात की जा रही है, आपके क्षेत्र की बात की जा रही है।
आपके राज्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, बताइए। ये प्रश्न पढ़कर तो मुझे ही बड़ा अजीब सा लगने लगा कि आप भी इस तरह बाढ़ और सूखे से, सूखा है ना, अल्पवृष्टि अतिवृष्टि से, इस तरह से सामना किया है आपने। क्या स्थिति होती है? यदि मैं तो ये प्रश्न पूछने में भी कांप रही हूं कि कैसे किसी की मुसीबतों को मैं सुन पाऊंगी। वास्तविक स्थिति बता रही हूं आपके सामने, लेकिन प्रश्न है तो हमें उसकी चर्चा करनी होगी। प्लीज आप अपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस तरह की स्थिति का सामना आप करते हैं और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, लिखा है यहाँ, बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ बाढ़ और सूखा का प्रकोप होना ही है। मतलब वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की भी बिल्कुल उड़ीसा की तरह ही है कि सूखा और बाढ़ वहाँ आना ही आना है। मतलब हर तरह से वहाँ के व्यक्ति या वहाँ का जनजीवन इस आशा में नहीं रह सकता कि अब तो हम निश्चिंत हो गए। मतलब वहाँ तो बाढ़ भी आ सकती है, सूखा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जनजीवन किस तरह का होता होगा। उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार की कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमेशा बरसात में तूफानी रूप ले लेती हैं। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, वहाँ की जो नदियां हैं वो बरसात में बहुत खतरनाक सा रूप धारण कर लेती हैं, तूफानी रूप धारण कर लेती हैं, मतलब बाढ़ आने लगती है। दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियों का जलस्तर कम वर्षा होने पर भी जल्दी बढ़ जाता है। दक्षिणी बिहार में ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक कंटिन्यू वर्षा हो रही है या बरसात हो रही है तब जाकर नदियां प्रचंड रूप धारण करेंगी, बल्कि थोड़ी बहुत नदियां, मतलब थोड़ी बहुत बरसात होने पर भी नदियों में ज्यादा पानी आ जाता है। ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलकर मैदानी भाग में कहर ढा देती हैं, तबाही मचा देती हैं। नेपाल से सटे होने एवं राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप प्रायः होता है। हर वर्ष बिहार का कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता ही है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी सूखा या बाढ़, जो भी प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, उनसे आप सबको सुरक्षित रखे परमात्मा। आप अपने आप की सुरक्षा कर सकें, इतनी हिम्मत दे प्रभु या परमेश्वर। और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप बिल्कुल तत्पर रहिए, पहले से रहिए और अपने माता पिता के साथ रहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से अपने जीवन को सुरक्षित रखने हेतु पहले से उपाय करिए। जब स्थिति ऐसी है तो हमें उपाय या प्रिकॉशंस लेने होंगे। ठीक है, बड़ा अजीब सा डर लगता है ऐसा दृश्य सुनने में या पढ़ने में ही, और जब फेस करते होंगे लोग तो क्या हाल होता होगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती। नेपाल से सटे होने राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन क्षेत्रों में बाढ़ प्रायः हो ही जाती है। हर वर्ष बिहार का कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता ही है। जान माल की अपार क्षति होती है। पिछले वर्ष कोशी के तांडव ने अपना एक अलग इतिहास लिख दिया है। कितने गांव बह गए, बाढ़ समाप्त हुई कि महामारी फैल गई। लो, अब सिर्फ यही नहीं कि बाढ़ से कैसे सुरक्षित किया जाए अपने आप को, उसका उपाय सोचा जाए। सूखा आ गया, अब किया जाए। प्राणी जगत पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, अब क्या किया जाए। जैसे तैसे सूखा और बाढ़ गया तो महामारी फैल गई, अब क्या किया जाए। हे प्रभु, जो जीवन दिया है, कहते हैं ना, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता उबारोगे तुम। सो हे परमात्मा, सबको सुरक्षित रखना, सबको हिम्मत प्रदान करना, सबको समस्याओं से जूझने की शक्ति देना, और जो भी मुश्किल या समस्याएं आएंगी उनके लिए तत्पर रहने की शक्ति देना और उनको पार लगाना प्रभु। बस यही मैं सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए, सभी जनों के लिए। एक तरफ बिहार बाढ़ की चपेट में आ गया तो दूसरी तरफ
अनावृष्टि के कारण जिले सूखे के चपेट में आ गए। अब एक तरफ बाढ़ थी खतरनाक वाली, दूसरी तरफ सूखा, एक तरफ पानी ने तबाही मचा रखी थी और एक तरफ पानी के कारण तबाही मची हुई थी, अर्थात पानी नहीं गिरा था या बरसात नहीं हुई थी तो सूखा सूखा हो गया। सच ये पढ़कर तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। बाढ़ और सूखा की आंख मिचौनी बिहार वासियों के लिए जीवन का अंग बन गया है, अर्थात बाढ़ और सूखा आता ही रहता है। इस तरह की स्थिति का सामना करने की शक्ति और उसके उपाय आप सभी आगे आने वाली जनरेशन को बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने होंगे। प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी शुभकामनाएं, प्रार्थना है सदा 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 आपके साथ रहेंगी। हमेशा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं ना आएं, और यदि समस्याएं आती हैं तो प्रभु आपको सहने की क्षमता दें और अब आपको सुरक्षित रखें। बस आप सभी सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अच्छे से अपना जीवन यापन करें। बिहारी इन दोनों से अभिशप्त हैं, किंतु कुछ राजनेता इनके दुख दर्द को बांटने के बजाय राजनीति खेल शुरू कर देते हैं। केंद्र की उदासीनता और राज्य की शिथिलता के कारण बिहारवासी इन त्रासदियों का दंश झेलने के लिए विवश हैं। अगला प्रश्न, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। कहानी का सारांश मतलब हमें बताना है ढहते विश्वास, जो हमने कहानी पढ़ी है उसका सार, उसकी समरी। ठीक है, यही है कि उड़ीसा के प्रमुख कथाकार सातकोड़ी होता द्वारा रचित ढहते विश्वास शीर्षक कहानी एक चर्चित कहानी है और ये कहानी एक महिला जिसका नाम लक्ष्मी है उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। इस कहानी में मानवीय मूल्यों का सफल अंकन किया गया है। वस्तुतः होता जी के कथा साहित्य में उड़ीसा के गहरी जीवन की आंतरिकता का उल्लेख मिलता है। उड़ीसा का जनजीवन प्रायः बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहता है। इस कहानी में बाढ़ से प्रभावित लोगों की जीवन शैली के साथ साथ एक माँ की वात्सल्यता का चित्रण किया है ना, कि किस तरह से जब उसका छोटा बेटा बह जाता है, बाढ़ की चपेट में आ जाता है और लक्ष्मी को जब होश आता है तो वो अपने बच्चों को ढूंढती है और बरगद के पेड़ पर से किसी भी बच्चे के मृत शरीर को उठाकर छाती से लगा लेती है, उसे दूध पिलाती है। तो मातृत्व की भावना भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उड़ीसा का जनजीवन प्रायः बाढ़ और सूखे से प्रभावित रहता है। इस कहानी में बाढ़ से प्रभावित लोगों की जीवन शैली के साथ साथ एक माँ की वात्सल्यता मीन्स ममत्व, माँ का जो मन रहता है अपनी संतान के लिए, वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। वो चाहती है कि बस मेरी संतान सुरक्षित रहे। और इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अपने माँ को कभी 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 दुखी नहीं करना, प्लीज़। हमेशा उनका साथ देना, उनको खुशी देना, ठीक है। तो चाहे आप बड़े हो जाओ या स्वयं माता पिता बन जाओ, उसके बाद भी अपनी माँ को खुश रखना। इस कहानी की प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। उसका पति कलकत्ता में नौकरी करता है। पति के पैसे से उसकी गृहस्थी नहीं चल पाती, इसलिए वो तहसीलदार के घर में जाकर कुछ छोटे मोटे काम करती है और अपनी घर गृहस्थी चलाती है। देवी नदी के तट पर बसा हुआ उसका गांव बाढ़ से हमेशा ही प्रभावित रहता है। इस वर्ष उसे सूखा भी पड़ा, बाढ़ भी आई, दोनों का उसने कैसे सामना किया ये भी वर्णन आया है। लगातार वर्षा होने के कारण नदी का बांध टूट गया, चारों तरफ पानी 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 भर गया। सब लोग कहाँ जाने लगे? टीले पर। बाढ़ की विकरालता मीन्स विकराल रूप धारण कर लिया, भयंकर रूप धारण कर लिया, जनजीवन को निःशेष करती है। लक्ष्मी अपनी संतान के साथ ऊंचे टीले की ओर दौड़ती है। देखते देखते पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। किसी तरह वह बरगद के पेड़ पर आश्रय पाती है। उसका आत्मविश्वास ढहने लगता है, कम पड़ने लगता है, थक जाती है बेचारी। उसे लगता है कि मृत्यु अब समीप है। समीप मतलब बिल्कुल निकट।
साड़ी के आधे भाग से वह अपने शरीर को बांध लेती है। कुछ देर के बाद ही वह अचेत हो जाती है। चेतना आते वह अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगती है। टहनियों के बीच एक फंसे हुए बच्चे को उठा लेती है। मृत अर्धमृत बच्चा उसका नहीं है, फिर भी वह उसे अपने स्तन से लगा लेती है, अपना दूध पिलाने लगती है। उस समय लक्ष्मी के मन में केवल ममत्व था, ममता की भावना थी। वस्तुतः इस कहानी के द्वारा लेखक मानवीय मूल्यों को उद्घाटित करता है। ठीक है, समझ में आए? बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस के अंतर्गत ढहते विश्वास कहानी के अंतर्गत हमने ये जाना कि किस तरह से लेखक सातकोड़ी होता जी ने उड़ीसा और बिहार की भयंकरता का वर्णन किया है। सच, इस पाठ को पढ़कर मैं स्वयं इमोशनल हो गई हूँ, भाव विभोर हो गई हूँ। हे प्रभु, आप सबको सुरक्षित रखें, बस यही प्रार्थना करूँगी। बने रहिए मेरे साथ, हर एक चैप्टर, हर एक कहानी को हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। और जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, प्लीज़ मुझसे आप पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगी। कोशिश करूंगी आपको इस प्रकार से उत्तर दूं कि आपको समझ में आ जाए। कोशिश करूंगी मैं हमेशा आपके सभी प्रश्नों की उत्तर देने का। और यदि कभी कोई लेट हो जाऊं मैं आंसर देने में या रिप्लाई देने में, तो ये मत सोचिएगा कि लो मैडम कहती तो हैं कि आंसर दूंगी लेकिन नहीं दिया रिप्लाई। देर से ही सही, जब भी देखूंगी दूंगी ज़रूर। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा सभी। मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री देता है। प्लीज़ 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 पढ़ो, शिक्षा प्राप्त करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, एक सफल व्यक्ति बन जाओ, ताकि आप ऐसे स्थान पर, अच्छे स्थान पर अपने परिवार के साथ रह सको, सुरक्षित रह सको। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको पता ही ना, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, सब की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स पर होती है। तो आपको शिक्षा के लिए अब इधर उधर भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहो, हर विषय के वीडियोस आप देख सकते हो। ध्यानपूर्वक देखो, अच्छे से समझो, बिल्कुल टाइम पास करने के लिए मत देखना बेटा। देखिए, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित आप अपने आप को काबू में करके रख सकते हैं। कैसे? कि यदि हम छोटी मोटी जो आकर्षण होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो गए तो हम अपने भविष्य को खो देंगे, अर्थात हमारा भविष्य भी ऐसे ही चला जाएगा। सो आप आकर्षणों से बचना है। अपने जो भी पथ भ्रष्ट या मार्ग से भटकाने वाले जो रास्ते हों उनको बिल्कुल मत जाना, उन पर सही रास्ते पर जाओ। शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जिस पर हम चलकर एक सभ्य, सम्मानित और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो अपने आप को सभ्य नागरिक, सफल नागरिक और सम्मानीय व्यक्ति बनाओ। इसी आशा के साथ हर एक वीडियो को देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।